जय श्री कृष्णा। जिस घर में माँ की कदर नहीं होती उस घर में बरकत नहीं होती। चलिए हिंदी कहानी को शुरू करते हैं। अरे मम्मी, यहाँ हॉल में सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? आखिर यहाँ भी तो बेड है ना, पारुल ने अपनी मम्मी पार्वती से कहा। पर तेरी सास का कमरा तो खाली ही है, फिर यहाँ हॉल में क्यों सोऊं? सुबह दामाद जी उठ जाते हैं जल्दी, फिर उनके सामने मेरा सोना नहीं बन पाता। मैं तो उसी कमरे में आराम से सोऊंगी। मैं तेरे भ्रम को नहीं मानती, पार्वती जी ने कहा। पर मम्मी, मेरी सास के गुजरने के बाद उस कमरे में रात तो क्या दिन में भी नहीं जा पाती, तो रात की तो बात ही अलग है। ना जाने कितने पूजा पाठ करवाए पर कोई असर नहीं हुआ। उस बुढ़िया पर जीते जी भी सताती थी और अब मर कर भी चैन नहीं। पारुल ने कहा, वह पापन बुढ़िया थी इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक मुक्ति हो जाती। सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो झाड़ फूक में महारत है। तेरी सास तो उसके आगे पानी भरते हुए नजर आएगी। तू चल मेरे साथ कल उसके पास। पार्वती ने कहा, ठीक है चलूंगी, पर आज रात आप बाहर हॉल में ही सो लेना, वरना कहीं वह आप पर ही हमला न कर दे। पारुल ने कहा, मुझ पर हमला करेगी वह बुढ़िया? अरे जानती नहीं है क्या वह मुझे कैसे दांतों तले चना चबाया था? आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा आने से पहले 10 बार सोचेगी। पार्वती ने कहा, तो क्या आप उस कमरे में सोने जा रही हैं? पारुल ने पूछा। ना ना, मैं हॉल में ही सोऊंगी। क्या पता दरवाजा बंद करके वह बुढ़िया मेरा गला ही दबा दे। यहाँ तो कम से कम कोई दरवाजा तो नहीं है, पार्वती ने कहा। रात हो गई और सभी सो गए। शांति से रात बीत गई। अगली सुबह पारुल अपनी मम्मी को जगा कर पूछती है, मम्मी नाश्ते में क्या बनाऊं? तभी कमरे में एक भयानक सी आवाज गूंजती है। अपनी माँ से पूछकर नाश्ता बना रही है, दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक। कमला के ऐसा कहते ही पारुल और पार्वती डर से दूर जाकर कहते हैं, मम्मी जी आप पहले तो आप बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी आप अपने कमरे से बाहर कैसे? देखा मम्मी, अब क्या आया यकीन मेरी बात का? मेरे दिन रात का चैन छीना था तुम माँ बेटी ने, फिर अब तो मेरी बारी है। अब पासा मेरे हाथों में है। जो तुम लोगों का सुख चैन ना छीना तो मेरा नाम भी कमला नहीं। पार्वती ये देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया उसे कुछ भी याद नहीं, पर पारुल को जैसे सुन्न मार गया था। वह डर डर के मारे थर थर कांप रही थी और उसे अपना अतीत याद आ गया। कैसे उसने अपनी सास को सताया था और आज उसी का बदला लेने वह आई थी। क्या किया था पारुल ने, आइए जानते हैं। सभी कमला को बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे। आज बड़ी मिन्नतों के बाद उनके घर में खुशियां आई थी, क्योंकि कमला अपने पति को कई साल पहले ही बीमारी में खो चुकी थी। पवन तब करीब 10 साल का था। तब से उसने अपने बेटे पवन की परवरिश अकेले की थी। पति के मरते ही जेठ जेठानी ने घर से माँ बेटे को धक्के मारकर निकलवा दिया था और सास ससुर ने भी कमला जी की जेठ जेठानी का ही साथ दिया। बेचारी कमला जी को इन दिनों तक वहीं घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी, पर किसी को भी उनके भूखे प्यासे बच्चे या उन पर तरस नहीं आया। कमला जी से अपने भूखे बेटे की हालत देखी नहीं गई, पर इस हालत में कहाँ जाती? मायके में भी कोई नहीं था उनका अपना जो उनका साथ दे पाता। कमला जी एक दिन अपनी बचपन की सहेली और उनके पति ने
दोनों को अपने घर में सहारा दिया। कमला जी BA पास थी तो उनके पति ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी, क्योंकि कमला जी शादी से पहले भी पढ़ाया करती थी। उनके सहेली ने उनका हर कदम पर साथ दिया। पवन भी अपनी माँ की बेबसी बड़ी करीबी से देखी थी। उसने जी तोड़ मेहनत की और हर क्लास में अव्वल आया तो नौकरी की तैयारियों में जुट गया और कई सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया था। बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होता देख कमला जी ने उसकी शादी तय कर दी और आज उसकी शादी हुई थी। पवन अपने काम के चलते ज्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर पारुल और कमला ही रहते थे। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे पारुल का रवैया कमला पर बड़ा ही रूखा होता गया। वह कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। ये सब कमला पवन को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि वह पहले से ही जंग पर होता था। ऊपर से घर की परेशानी बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर पारुल इसी बात का फायदा उठाती थी। पारुल अक्सर अपनी मम्मी पार्वती को वहां बुला लेती और दोनों साथ मिलकर कमला पर अत्याचार करते थे। एक दिन पारुल कमला से कहती है, मम्मी जी आज खाना मत बनाना, मैं और मम्मी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। कमला ये सोचते हुए थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने चली थी कि तभी पारुल आकर कहती है, यह क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना खाना नहीं बनाना है, यह मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ बहू। कमला ने कहा, बाहर है बुढ़िया, आप क्या कोई मुखिया हैं जो सिर्फ आपके लिए चूल्हा जलेगा? फालतू के गैस नहीं है इस घर में और आपका बेटा ये फालतू के खर्च करने के लिए सरहद पर यूं मौत से नहीं लड़ता। पारुल ने कहा, बहू तुम भी तो बाहर खाने जा रही हो तो मुझे भी तो भूख लगेगी, फिर मैं क्या खाऊंगी? यह क्या तुम कहे जा रही हो जो मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता? अरे वह घर परिवार के लिए ही तो ये सब करता है, मैं तो खाना खाऊंगी ना। कमला ने कहा, हाँ पता है, जब तक आप खाएंगी नहीं नींद कहाँ आएगी। रात की रोटी पड़ी है और दाल भी, वही खा लेना। ये कहकर पारुल चली गई। बेचारी कमला और क्या करती, वह वही खाकर घर के कामों में लगी पड़ी। दोनों माँ बेटी कुछ घंटे बाद वापस आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और पार्वती कमला को आवाज लगाती हुई कहती है, समधन जी जरा अजवाइन का पानी बनाकर लाना, वह बदे जमी लग रही है। मम्मी आप भी ना थोड़ा कम ही खा लेती तो क्या हो जाता? पारुल ने कहा, अरे वह पनीर मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता ना, इसलिए खा लिया, बस वही ज्यादा हो गया। पार्वती ने कहा, अरे मम्मी बर्बाद क्या होता, ले आते घर पर और इनको दे देते, थोड़ा ये भी खा लेती। पारुल ने कहा, हाँ वैसे भी घर पर भी तो ये हमारा झूठन ही तो खाती हैं। पार्वती ने कहा। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तब तक कमला अजवाइन का पानी लेकर आ जाती हैं। अजवाइन का पानी पीते ही पार्वती को उल्टी हो जाती है, तो इस पर पारुल खूब खरी खोटी कमला को सुनाती है और पानी में गड़बड़ी का इल्जाम भी लगाती है और साथ में उससे उल्टी भी साफ करवाती है। समय बीतता गया और सभी को पवन के घर आने की खबर मिली। पार्वती भी वहीं तंबू गाड़ कर बैठी थी, तो उससे पारुल कहती है, मम्मी ये आ रहे हैं अगले हफ्ते, अगर इस बुढ़िया ने इन्हें
सब कुछ बता दिया तो? सुन, अगर इसे कहना ही होता तो कब का कह दिया होता। फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को कह दिया तो? इससे पहले हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पार्वती जी ने कहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी? पारुल ने पूछा। सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से पेश आना और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर तू मेरे साथ मेरे घर चलना। ये खाना खाकर पड़ी रहेगी और फिर हम इनके हार्ट अटैक से मौत का रोना रोते हुए घर वापस आएंगे। इससे ये भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने से 5 घंटे बाद इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलती। पार्वती ने कहा। हाँ मम्मी, और ये सब उसी दिन घटेगा जिस दिन ये घर पर आएंगे, पारुल ने कहा। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार कमला के लिए बिल्कुल बदल गया। कमला समझ रही थी ये सब पवन के आने की खबर का असर है, इसलिए वह भी चुपचाप इनका नाटक देख रही थी। एक दिन पारुल कमला से कहती है, मम्मी जी, मैंने दोनों पहर का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ। कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद पार्वती और पारुल पूरी योजना से कमला के खाने में जड़ी बूटी मिलाकर चले जाते हैं। उधर बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था। आज कई महीने बाद माँ से मिलने के लिए बेताब था। उसने खुशी खुशी ना जाने कितने ही खूबसूरत तोहफे माँ के लिए खरीद लिए थे और साथ में माँ के लिए गर्मा गर्म रबड़ी माँ को बहुत पसंद थी। घर पहुँचा तो बाहर से ही माँ पुकारता हुआ घर में प्रवेश किया। पवन बोला, अरे माँ, कहाँ हो? कमाल है, पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही मेरी राह ताकती रहती थी और आज आवाज लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, माफ कर दो, इस बार आने में देर हो गई। अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। अब देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी तो पवन की धड़कन तेज होने लगी थी। वो दौड़कर माँ के कमरे में आया तो माँ को जमीन पर पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झंझोड़ना शुरू किया मगर माँ नहीं उठी। पवन ने देखा माँ का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। पवन माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा कि तभी पीछे पीछे पार्वती और पारुल भी घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखो पारुल, मम्मी हमें छोड़कर चली गईं। मैं जब अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया। पवन ने रोते हुए कहा, क्या? पर कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक? नहीं मम्मी जी, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो। मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगी। पारुल ने सीना पीटते हुए कहा। यह सब नाटक खत्म हुआ और कमला जी जब का अंतिम संस्कार हो रहा था तो पवन की नज़र अचानक से माँ के पैरों पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी माँ के पैरों में ऐसे निशान नहीं देखे थे। उससे कुछ शंका हुई और उसने अचानक से कुछ ऐसा किया कुछ कि वहाँ शमशान में जितने भी लोग थे किसी को भी पता नहीं चला। अब माँ के जाने के गम में वह अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी
छिन गई थी। लेकिन इधर अब माँ बेटे की खुशी खुशी घर में रहने लगी। पर फिर पार्वती कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। पवन अभी घर पर ही था और पारुल भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही पवन वापस अपने काम पर लौटेगा वैसे ही वह अपनी मम्मी को बुला लेगी। एक रोज पारुल रसोई में खाना बना रही थी और पवन बाहर हॉल में टीवी देख रहा था। तभी अचानक पारुल के पीछे एक साथ कई सारे बर्तन गिर गए। पारुल चौंक कर पीछे देखा तो उसने सोचा इधर उधर बर्तन रखने की वजह से वह गिर गए होंगे, इसलिए उसने वापस से बर्तनों को सजाकर रख दिया। फिर जैसे ही वह वापस खाना पकाने के लिए मुड़ी सारे बर्तन फिर से गिर गए। जिस पर पवन कहता है, अरे पारुल क्या कर रही हो? आज पूरा घर तोड़ने का इरादा है क्या? इधर पारुल हैरान बस सोच रही थी कि ऐसे कैसे सारे बर्तन फिर से गिर गए। पारुल फिर उसने उसको नजरअंदाज कर अपने कामों में लग गई। एक रोज उसने फोन पर पार्वती से कहा, मम्मी सोच रही हूँ मम्मी जी के कमरे की सफाई कर आपके रहने का इंतजाम इस कमरे में कर दूं। अब आप आराम से उसी कमरे में रहना। पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। हाँ बेटा चलो, अब फेल कर रही हूँ तेरे घर में, पार्वती ने कहा। एक दिन पारुल कमला के कमरे में सफाई करने जाती है। वह सबसे पहले अलमारी की सफाई करने की सोचकर जैसे ही अलमारी खोलती है उसमें कमला के सारे कपड़ों पर खून लगा देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह अलमारी को बंद करके उस कमरे में से भागने ही वाली थी कि वह कमला को अपने सामने खड़ा पाती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गम हो जाती है और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। क्या हुआ बहू? सोचा था मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लोगी, पर मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं यहीं आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही ले जाऊंगी, कमला ने कहा। पारुल डर के मारे जोर से चीखती है और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने पवन को पाया। वह घबराकर उठ बैठी और पवन से कहा, सुनिए जी, मम्मी जी गई नहीं है, वह अपने कमरे में है, मैंने उन्हें देखा है। ये क्या कह रही हो पारुल? जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता और मैंने खुद मम्मी का अंतिम संस्कार किया है। वह कैसे वापस आ सकती हैं? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। पवन ने कहा, नहीं जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। आप जाकर मम्मी जी की अलमारी खोलकर देखिए, उनके सारे कपड़ों में खून लगा मिलेगा, पारुल ने कहा। फिर पवन जाकर कमला की अलमारी खोलकर देखता है पर उसमें उसको कोई खून नहीं मिलता। तो इस पर पवन पारुल से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें भ्रम हो गया है। कहाँ है खून? पर पारुल क्या खून देखती, उसकी तो आंखें ही खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि पवन के पीछे ही वह कमला को खड़ा देख पा रही थी। वह चीखती हुई कमरे से भाग गई। फिर उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ करवाए, पर कमला का एहसास उसे हर वक्त होता रहता था। देखते देखते पवन के जाने का दिन आ गया। पारुल अपनी मम्मी को फोन पर कहती है, मम्मी अब तो ये जा रहे हैं, इधर ये बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है। इनसे कहती हूँ तो ये मुझे मेरा भ्रम कहते हैं, इसलिए आप आ जाओ, कहीं अकेला पाकर ये बुढ़िया मुझे मार ही ना दे।
हम इससे अच्छा तो ये होता कि ये बुढ़िया जिंदा ही रहती। सच ही तो कह रहे हैं दामाद जी, तेरा भ्रम ही है। ये सब मरने के बाद कोई लौटता है क्या? ठीक है, मैं आती हूँ, देखती हूँ कौन परेशान करता है तुझे, पार्वती ने कहा। इधर पवन जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही पार्वती आ गई। मैं तो जाकर समधन के कमरे में ही सोती हूँ, देखती हूँ वह आती है या नहीं। पार्वती के ऐसा कहते ही पारुल उसे मना कर रही थी, पर जब दोनों को कमला अपने सामने दिखी तो उनके होश ही उड़ गए। सोच रही हूँ आज तो पवन चला गया तो आज तुम लोगों का काम तमाम ही कर देती हूँ, पर आज तक मैं समझ नहीं पाई। उस दिन तो मैंने बस रोटी सब्जी ही खाई थी, उसके बाद ही मैं छटपटाने लगी, मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? कमला ने पूछा। मम्मी जी, मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने ही वह जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। कहा था कि इससे आपके मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगा और हर किसी की को आपकी मौत नॉर्मल लगेगी। मेरा यकीन मानिए, मैं तो मना ही कर रही थी, पर इन्होंने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप मेरा और इनका तलाक करवा देंगी। पारुल ने कहा। अरे वाह बेटी, क्या बात बोल रही है तू। अब जब सामने समधन जी खड़ी है तो सारा इल्जाम अपनी मम्मी पर लगा दिया। तुझे तो शुरुआत से ही ये पसंद नहीं थी, तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तू इन पर अत्याचार करती थी और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। वाह बेटी, जब बात जान पर बनी तो मुझे आगे कर दिया, पार्वती ने कहा। दोनों माँ बेटी की तू मैं सुनकर पवन भी अंदर आ जाता है और उसे देखकर पारुल और पार्वती चुप होकर उसे ही देखने लगती हैं। चुप क्या हो गई दोनों? अरे जब इतना बताया है तो ये भी बता दो ना कि इन पर कैसे कैसे अत्याचार करते थे तुम दोनों, और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही तुमसे शिकायत रहती है। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा ये कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया है, पर मुझे पूरी बात जाननी है, पवन ने कहा। अरे आप कैसे वापस आ गए? आप तो चले गए थे ना? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, हमने नहीं मारा उन्हें, पारुल ने सफाई देते हुए कहा। अभी भी झूठ बोल रही हो, लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया। मम्मी कैसी भूत हैं आप? आपके सामने ये झूठ बोल रही है और आप शांत खड़ी हैं, पवन ने हंसते हुए कहा। क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही है? इनसे कहिए ना कि हमें छोड़ दें, हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मम्मी जी की आत्मा से बचा लीजिए, पारुल ने कहा। इस पर पवन हंसकर कहता है, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है, पवन ने कहा। क्या? पर कैसे? आपने खुद इनका अंतिम संस्कार किया था, पारुल ने कहा। हाँ, क्योंकि वह सारा कुछ मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि नाटक सिर्फ तुम दोनों करना आता है? तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी और मम्मी मरने का, पवन ने कहा। तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? पारुल ने पूछा। नहीं खाया था, पवन ने कहा। उस दिन जब तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता ना दें, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, तभी मम्मी ने सब सुन लिया था और फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं मम्मी की बात सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस सिर्फ मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे मुताबिक चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह में छुपा कर रखा। पवन के ये कहने पर पारुल कहती है, फिर वह खून वाले कपड़े, बर्तनों का गिरना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना,
फिर अचानक गायब हो जाना, ये सब क्या था? ये सब मेरा किया हुआ है पारुल। मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में तभी जेल भिजवा सकता था, पर मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। पवन ने कहा, देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की इसका साथ देकर, पर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, यह वादा करती हूँ। पार्वती ने कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। अगर आप चाहते तो पारुल को सही दिशा दिखा सकती थी, पर नहीं, आपने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी ही बेटी की सास को जहर देने की योजना बना ली। पवन ने कहा, बहू, तुमने ना जाने कितने ही अत्याचार किए हैं मुझ पर फिर भी मैंने सब चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था। पर तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ ली। तुम एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ सहे। पर अगर मैंने आज तुम्हें सजा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। कमला ने कहा, मम्मी, पुलिस आ रही है और पारुल तलाक के कागजात शायद तुम्हें जेल में ही मिल जाएंगे, दस्तखत कर देना। पवन ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को मौत की नींद सुलाना चाहा। उस पर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। ना ही वो मेरी पत्नी बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू। इतना सुनते ही पारुल पवन के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, जेल मत भिजवाइए, मेरी मम्मी की उम्र का तो सोचिए। इस पर पवन उसे एक चांटा लगाकर कहता है, तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में? जाओ अब ये नाटक अदालत में करना, हालांकि वह भी ये काम नहीं आएंगे मेरे सबूत के आगे। फिर पुलिस जाकर उन दोनों को ले जाती है और पवन ने अदालत में सारे सबूत पेश किए तो दोनों माँ बेटी को 7-7 साल की सजा हुई। इधर पवन की माँ कमला जी ने अपने बेटे की साथ दूसरी लड़की से शादी करा दी। वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर पूरे घर की देखभाल के साथ साथ कमला जी की बहुत सेवा करती थी। माँ को जब नेहा इतना प्यार और सम्मान देती थी तो पवन को नेहा पर गर्व होता था कि भले ही नेहा मुझसे बहुत कम पड़ी है, लेकिन संस्कारों में तो वो किसी देवी से कम नहीं है। कमला जी को अब जाकर अपनी जिंदगी में खुशी नसीब हुई थी। इधर पवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था तो उधर सजा पूरी होने के बाद जब पारुल अपनी माँ के साथ पिता के घर पहुंची तो पिता ने भी गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि तुम लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। पार्वती जी अपने पति के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो नहीं माने। आखिर दोनों को दोनों ही घर से हाथ धोना पड़ा और सड़क पर दर दर की ठोकरें। तो दोस्तों, हमारी कहानी सही लगी हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप सारा दुख और एहसास जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन मिलता